नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत की मदद से नेपाल सीमा पर बने जोगबनी विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट का शुभारंभ आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। आपसी व्यापार और लोगों की आवाजाही में मिलेगी मदद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। बीजेपी की 10 और कांग्रेस की 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने सुनील यादव और कांग्रेस ने रोमेश सभरवाल को बनाया उम्मीदवार। केजरीवाल समेत कई दिग्गज आज भरेंगे पर्चा। बीते साल एफडीआई आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल भारत। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2018 के मुकाबले 2019 में 16% बढ़कर 49 अरब डॉलर रहा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक शुरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के कारोबारियों और राजनेताओं के साथ ही 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के प्रमुख भी ले रहे हैं हिस्सा। ब्रेकिंग न्यूज का चलन पत्रकारिता में संयम और दायित्व के बुनियादी सिद्धांत को करता है कमजोर। रामनाथ गोयने का उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। कहा, फेक न्यूज का प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश कर इस महान पेशे को करते हैं कलंकित। भारत की मदद से नेपाल सीमा पर बने जोगबनी विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट का आज उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोगबनी विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण व्यापार और लोगों की आवाजाही की सुगमता के लिए भारत की सहायता से किया गया है। इस निर्माण से भारत और नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी। पहला आईसीपी रक्सौल बीरगंज में 2018 में बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोगबनी विराटनगर में दूसरी एकीकृत निगरानी चौकी के उद्घाटन को लेकर कहा है कि इससे संयुक्त रूप से व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों प्रधानमंत्री नेपाल में भारत की सहायता से भूकंप के बाद बनाए गए घरों के निर्माण की प्रगति भी देखेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत ने गोरखा और नवाकोट जिलों में 50,000 घरों के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसमें से 45,000 घर पूरे कर लिए गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे विदेश मामलों के संपादक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनका रुख करेंगे। अखिलेश, बताइए, ये जो चेक पोस्ट है जिसका शुभारंभ आज होगा, तमाम अगर हम भारत और नेपाल संबंधों की बात करें, साथ ही नेपाल के विकास में जिस तरह से भारत मदद के लिए हमेशा आगे आता रहा है, सब आयामों के मद्देनजर कितना अहम दिन है आज? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि भारत और नेपाल के बीच में तकरीबन 7 अरब डॉलर का व्यापार है और भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। इसके अलावा एक सबसे जो अच्छी बात कहें या सबसे जो यूनिक चीज कहें भारत और नेपाल के बीच में कि यहाँ की सीमाएं पूरी तरह खुली हैं। नेपाल या भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी जा सकता है एक दूसरे देशों में। तो लेकिन इसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें कई बार क्रिमिनल होते हैं, कई बार आतंकवादियों की तरफ से कोशिश होती है या कई बार अवैध व्यापार और तस्करी करने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो इसी लिहाज से इसको सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के लोग, गलत लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए हमारे दोनों देशों के खुले बॉर्डर के बीच में, इसीलिए कई चेक पोस्ट बनाने की योजना है और एक चेक पोस्ट बन भी गया है, जैसा कि आपने बताया अभी, रक्सौल बीरगंज वाला, और ये चेक पोस्ट भी बनना है। इसके अलावा 2-3 चेक पोस्ट और बनेंगे ताकि जो जहां से भी जो नेपाल का
आदमी या भारत का आदमी एक दूसरे देशों में जाना चाहे तो उसको सहूलियत हो, लेकिन उसकी एक खास प्रणाली विकसित किया जाए ताकि दोनों को पता चले कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देशों के बीच में कोई पासपोर्ट वीजा की भी कोई स्थिति नहीं है, तो इसीलिए पूरी तरह से एक कहें कि बॉर्डर मैनेजमेंट का एक पार्ट है और इसी बॉर्डर मैनेजमेंट के पार्ट के रूप में आज इस नए चेक पोस्ट का निर्माण का उद्घाटन किया जा रहा है। उसके अलावा इसको यह भी योजना है कि इसको रेल लिंक से भी जोड़ा जाएगा और रेल लिंक से जोड़ने के बाद जो माल की आपूर्ति है, आवाजाही है, अगर भारत की तरफ से रेल लिंक से जुड़ेगा तो भारत के सामान यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद आगे नेपाल में भी काठमांडू तक जा सकते हैं। तो योजना इसी तरह की है कि भारत और नेपाल के बीच का जो आर्थिक संबंध, जनता के बीच का संबंध, इन दोनों संबंध हो एक बहुत ही नियमित तरीके से आगे बढ़े और उसमें जो आपराधिक तत्व फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो ना हो। तो बिल्कुल, यानी भारत और नेपाल के रिश्तों के लिए आज का दिन काफी अहम, और ये जो चेक पोस्ट है इससे आपसी व्यापार और लोगों की आवाजाही में जाहिर तौर पर मदद मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 22 जनवरी को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। मतदान 8 फरवरी को और मतगणना 11 फरवरी को होगी। सोमवार को 343 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता के अलावा बीजेपी के ओपी शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, अलका लांबा समेत अन्य उम्मीदवारों ने भी कल अपने अपने नामांकन दाखिल किए। और खबरें जा रही हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बजट से यही है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स की बात चल रही है उस पर हम यही चाहते हैं कि सरकार उसमें काफ़ी अच्छे से रिफॉर्म्स एक बार कर दे ताकि आने वाले बहुत सालों तक सब ठीक हो जाए, जो इतने सालों से नहीं हो पाया था। जो मिडिल क्लास ट्रेडर्स है उनके लिए लोन बैंक जो है कम से कम रेट पे दे, ये हम बहुत ध्यान लगाए बैठे हैं इस बात। हम चाहते हैं कि बजट में व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाए। व्यापारियों के जो विषय हैं, टैक्सेशन से संबंधित विषय हैं, व्यापारियों को फाइनेंस नहीं मिलता उसके संबंध में विषय है या और जैसे विषय हैं, उस विषय पर सरकार पॉलिसी अच्छी बना के लाए व्यापारियों के लिए। बजट में इतना ही चाहते हैं। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपका अधिकार, आपका विश्वास। देखिए आपका कानून हर रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। क्या इस कानून के आने के बाद 3 पड़ोसी देशों के मुस्लिम लोगों को कभी भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती? जी नहीं। वर्तमान समय में किसी भी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। ये प्रक्रिया नागरिकता कानून के सेक्शन 5 और 6 के हिसाब से संचालित की जाती है। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे किसी भी प्रावधान में बदलाव नहीं करता। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति, जिसमें तीनों देश के मुस्लिम भी शामिल हैं, वो अगर नागरिकता कानून के सेक्शन 5 और 6 के प्रावधानों के तहत योग्य पाए जाते हैं
तो वो भारतीय नागरिकता के अधिकारी होंगे। साल 2014 में भारत बांग्लादेश सीमा विवाद पर बांग्लादेश के 14,864 नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। इन सभी का परिक्षेत्र भारतीय सीमा में शामिल किया गया था। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम ही थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावी रण की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की ओर से देर रात जारी लिस्ट में 10 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव को नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में बीजेपी प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का नाम भी शामिल है। उन्हें हरिनगर से टिकट दिया गया है। बीजेपी 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें 7 प्रत्याशियों के नाम हैं। नई दिल्ली सीट से पार्टी ने रमेश सभरवाल को मैदान में उतारा है। सभरवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अब तक 61 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इससे पहले पार्टी ने 54 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने 2 सीटों जेडीयू और 1 सीट एलजेपी के लिए छोड़ी है। बुराड़ी और संगम विहार सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं सीमापुरी विधानसभा सीट पर एलजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कल राज्य की 3 राजधानियों की योजना को मूर्त रूप देने से जुड़ा विधेयक पारित कर दिया। विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 3 राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के मुताबिक अमरावती को विधायी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समान विकास विधेयक 2020 में राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना और क्षेत्रीय नियोजन के साथ विकास बोर्डों की स्थापना करना भी शामिल है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधानसभा में गतिरोध करने वाले टीडीपी के 17 विधायकों को स्पीकर ने दिन भर के लिए निलंबित कर दिया, जिसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने नायडू को हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात मंगलगिरी पुलिस ने नायडू को रिहा कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की परंपरा के अनुसार उन्हें 3 वर्षों के लिए बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने लंबे समय से पार्टी की कमान संभाल रहे अमित शाह का स्थान लिया है। पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नड्डा अभी तक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। नड्डा के समर्थन में 21 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह के पास जमा किया। एक साथ 3 तस्वीरों में अब आप देख पा रहे हैं बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह की ओर से जेपी नड्डा के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया। नड्डा की नियुक्ति के बाद बीजेपी मुख्यालय में सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को पार्टी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कभी हम एक ही स्कूटर पर बैठकर काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर हम चले थे, उन्हीं को लेकर और राष्ट्र की आशा आकांक्षाओं को लेकर बीजेपी ने अपने आप को ढाल लिया। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज
विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले। और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के गौरवशाली पद की परंपरा में नड्डा जी 11वें अध्यक्ष बनकर हम सबका आने वाले दिनों में मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं नड्डा जी को हृदय से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि नड्डा जी आइए, आप मोदी जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी का मार्गदर्शन करिए और पूरी पार्टी को अनछुए लक्ष्यों तक ले जाने का आपको प्रभु सफलता दे। मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रेम, जो विश्वास, जो सहयोग आपने मुझ पर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इस पार्टी के काम को संभालने का और इसको आगे ले चलने का जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 12,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत देते हुए यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंधन पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने कंपनी के नए निदेशक मंडल की नियुक्ति कर दी है। शीर्ष अदालत ने नए बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक के नाम को मंजूरी दी और निर्देश दिया कि कंपनी का मौजूदा निदेशक मंडल निलंबित रहेगा। करदाताओं की सहूलियत बढ़ाने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि इन कदमों में आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग, टैक्स का ई पेमेंट, टैक्स पेयर्स के बैंक खातों में टैक्स रिफंड सीधा डालने के लिए ईसीएस की सुविधा और टीडीएस रिटर्न के ई फाइलिंग शामिल है। ई फाइलिंग स्कीम को सरकार ने 12 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत 44,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। दो 2019 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा। इस दौरान भारत में एफडीआई 16% बढ़कर 49 अरब डॉलर रही। इसके चलते दक्षिण एशिया में एफडीआई वृद्धि में तेजी आई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा तैयार वैश्विक निवेश रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1% गिरकर 1,390 अरब डॉलर रहा। 2018 में यहां 1,410 अरब डॉलर पर था। इसमें कहा गया है कि वृहद आर्थिक प्रदर्शन में कमजोरी और व्यापार तनाव समेत नीतिगत मोर्चे पर अनिश्चितता से निवेश में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक एफडीआई का आधे से ज्यादा हिस्सा आकर्षित किया है। दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 में 10% बढ़कर 60 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसमें भारत की अहम भूमिका रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एफडीआई निवेश 2019 में 16% बढ़कर 49 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2018 में 42 अरब डॉलर का विदेशी निवेश दर्ज किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पत्रकारिता एक कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें नए खतरे के रूप में सामने आई हैं, जिसका प्रसार करने वाले खुद को पत्रकार के रूप में पेश करते हैं और इस महान पेशे को कलंकित करते हैं। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करने वाली खबरों की अनदेखी की जाती है और उनका स्थान तुच्छ बातों ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने में मदद की बजाय कुछ पत्रकार रेटिंग पाने और ध्यान खींचने के लिए अतार्किक तरीके से काम करते हैं। Fake news has emerged a new menace, whose purveyors proclaim themselves as journalists and taint this noble profession.
Technology has given rise to a new breed of journalism which stands in contrast to traditional journalism. This development has revived the old debates about the status of facts and opinions, about credibility and authenticity. What is desirable is objectivity, which allows journalists to be open to facts and present all sides of a picture. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कल उपराष्ट्रपति ने तेलुगु विद्वानों के साथ बातचीत की और तेलुगु भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु के विकास पर भी चर्चा की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि शास्त्रीय भाषा हमारे सभ्यतागत मूल्यों और प्राचीन विचारकों के विचारों को समझने में मदद करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास विरासत में मिला खजाना बहुत कीमती है और अगर हम इसे संरक्षित नहीं रख पाते तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। राष्ट्रपति ने भारत में बोली जाने वाली 40 से अधिक भाषाओं के लुप्त होने पर भी चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति यहां स्वर्ण भारत ट्रस्ट की ओर से आयोजित भवन विजयम कार्यक्रम में पहुंचे। यहां तेलुगु में नाट्य कला का प्रदर्शन किया गया। उपराष्ट्रपति नेल्लोर के 2 दिवसीय दौरे पर है। आज भी वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्विट्जरलैंड का शहर दावोस विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक शुरू हो गई है यहां, जिसमें वैश्विक कारोबारियों, उद्यमियों और राजनेताओं के साथ ही भारत से भी 100 से अधिक कारोबारी और राजनेता आर्थिक महत्व और भू राजनीतिक मामलों पर चर्चा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दावोस में 50वें विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पीयूष गोयल वहां ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, कोरिया और सिंगापुर के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान वो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के साथ भी बैठक करेंगे। पीयूष गोयल की इस यात्रा के दौरान कंपनियां, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। साथ ही भारतीय रेलवे में निवेश को बढ़ाना विषय पर गोलमेज वार्ता, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने और विश्व आर्थिक मंच के सत्रों में भी भाग लेंगे। पीयूष गोयल के साथ विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में केंद्रीय पोत परिवहन और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री और तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वहीं दीपिका पादुकोण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण को यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऐसी अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है जो न सिर्फ फिल्मों बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। अफगानिस्तान के बमियान प्रांत के पुरातात्विक खजाने को पहले जिहादियों ने बम से उड़ाया और अब जलवायु परिवर्तन नई चुनौती बनकर सामने आ रही है। हिंदू कुश पर्वतमाला के बीच में बसी बमियान घाटी में सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियां तबाह होने के बाद आज भी कई गुफाओं में मंदिर, मठ और बुद्ध की पेंटिंग मौजूद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले सूखा और उसके बाद भारी बारिश और बर्फ के अत्यधिक पिघलने से ऐतिहासिक कला और वास्तुकला के लिए जोखिम पैदा हो गया है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ढांचे के गिरने और उसके गंभीर कटाव को लेकर चेतावनी दी गई थी। रिपोर्ट में इससे सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मौसम में बड़ा बदलाव आया, जिसकी वजह से यहाँ कटाव तेज हो गया है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य स्थापना दिवस पर इन प्रदेशों के निवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के पूर्वोत्तर अंचल को विस्तृत विहंगम प्रकृति के स्मरणीय सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ के निवासियों की सृजनात्मकता उनके पारंपरिक शिल्प, संगीत और संस्कृति में झलकती है, जिसने भारत की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध किया। देश के अन्य प्रांत इस क्षेत्र के प्राकृतिक, जैविक कृषि, रेशम उद्योग, बागवानी, हथकरघा, हस्तशिल्प के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ये क्षेत्र देश की एकता और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई कि इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इन प्रदेशों के नागरिकों के भावी जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना की है। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी दीपा वेंकट को कल चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से नवाजा गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ये सम्मान दिया। दीपा वेंकट एक व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो स्वच्छ भारत अभियान और सामाजिक एकता के लिए काम कर रहे हैं। ये अवार्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है। विजेताओं का चयन पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व अध्यक्ष सदस्यता वाली निर्णायक समिति ने किया है। अगर आप विज्ञान के रहस्यों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो आप प्रगति मैदान आ सकते हैं। यहां आपको भारत के परमाणु कार्यक्रम से लेकर दुनिया के वैज्ञानिक परिदृश्य की जानकारी मिलेगी। इस समागम की शुरुआत आज राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में होगी जो 20 मार्च तक चलेगा। आप देखिए इसकी एक झलक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार। विज्ञान के मौलिक अनुसंधान और उससे जुड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए एक खास प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है जिसका नाम रखा गया है विज्ञान समागम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इस मेगा साइंस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान परियोजनाओं को एक ही छत के नीचे दर्शाया जाएगा। विज्ञान समागम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जितने विज्ञान के काम हो रहे हैं देश भर में उसको एक जगह एकत्रित करके लोगों को बताना। इंडिया में करीब 99% रिसर्च जो होता है ये टैक्स पेयर के पैसे से होता है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि टैक्स पेयर को बताएं कि उनके पैसे से किया क्या जा रहा है। मेगा विज्ञान प्रदर्शनी में छात्र और आम लोग विज्ञान के उन पहलुओं और रहस्यों से रूबरू हो सकेंगे जिनको उन्होंने अब तक किताबों में पढ़ा था। प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों के प्रदर्शन को भी दिखाया जाएगा। अद्भुत मॉडल्स भी, वर्किंग मॉडल्स, ये सारा भी वहाँ पे टेबल्स पे डिस्प्ले हो रहा है। सो इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो बच्चों आएंगे या स्कूल स्टूडेंट्स आएंगे, जो आम पब्लिक आएंगे, उनको ये खासियत और इसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी हम एंगेज किए हुए हैं। ये सारा वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग चल रही है अभी, तो ये सारा मिलके अभी पूरा लास्ट मिनट फिनिशिंग टचेस सब चल रहा है एग्जीबिशन को। ये समागम 11 महीने तक मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में सफल रूप से आयोजित की गई प्रदर्शनी के अंतिम चरण की मेजबानी करेगा। समागम की शुरुआत 21 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में होगी जो 20 मार्च तक चलेगी। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में शुरू होने वाला है भारत का पहला मेगा साइंस एग्जीबिशन जिसका नाम है विज्ञान समागम। ये समागम 21 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगा, जिसके दौरान छात्र विज्ञान से जुड़ी उन थ्योरीज को और रहस्यों को बहुत ही आसान भाषा में समझ सकेंगे जो वो अब तक किताबों में पढ़ते आए हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली।